दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको स्प्रिंग डेटा के द्वारा प्रोवाइडेड OOTB रिपॉजिटरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में और स्प्रिंग बूट की OOTB रिपॉजिटरी को कहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके डाउनसाइड्स क्या हैं और डाउनसाइड्स को अवॉइड करने के लिए कस्टम रिपॉजिटरी कैसे बना सकते हैं रिपॉजिटरी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, तो वो सब हम आज देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि स्प्रिंग डेटा ने क्या क्या रिपॉजिटरी हमको दे रखी हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में वन बाय वन जानेंगे। तो बेसिकली हमें 3 रिपॉजिटरी हम जनरली यूज़ करते हैं: CRUD रिपॉजिटरी, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपॉजिटरी एंड JPA रिपॉजिटरी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये सीक्वेंस में लिखी हुई है। CRUD रिपॉजिटरी टॉप पे होती है जो रिपॉजिटरी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और उसी के साथ साथ पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपॉजिटरी है जो वो CRUD रिपॉजिटरी को एक्सटेंड करती है। इस मीन्स CRUD रिपॉजिटरी का चाइल्ड इंटरफेस पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपॉजिटरी इंटरफेस होता है। और JPA रिपॉजिटरी वो क्या करता है, वो इन दोनों ही इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंड करने का क्या मतलब है कि CRUD रिपॉजिटरी क्या देता है? CRUD रिपॉजिटरी क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट ये ऑपरेशन सपोर्ट कराता है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा मेथड रहते हैं, काउंट एंड अदर थिंग्स, तो वो प्रोवाइड कराता है। पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपॉजिटरी क्या करता है? डेटा तो रिट्रीव करता ही करता है, उसमें एक सॉर्टिंग पेजिएबल नाम का एक क्लास ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें कि पेज नंबर, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और सॉर्टिंग किस फील्ड पे लगानी है, वो सब एक मिला के एक ऑब्जेक्ट पेजिएबल नाम का बनाते हैं और उसको पास कर देते हैं उसके अंदर। तो वो फाइंड ऑल करके वो सारा डेटा, एक एक्स्ट्रा फाइंड ऑल मेथड है, वो पेजिएबल क्लास को लेता है। तो और JPA रिपॉजिटरी वो क्या करता है, वो इन मतलब पेजिएबल एंड सॉर्टिंग, पेजिंग एंड सॉर्टिंग के तो उनके गुण होते ही होते हैं, साथ में CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। इसके साथ ही साथ सेव और फ्लश की फंक्शनैलिटी, फ्लश करने की, डेटा को इमीडिएटली डेटाबेस में कमिट कराने की, मेमोरी खाली करने की, जावा की, JVM की, वो सारे काम JPA रिपॉजिटरी में होते हैं। तो और इन तीनों में ही ये कॉमन है कि CRUD ऑपरेशन होना ही होना है, क्योंकि CRUD रिपॉजिटरी को पेजिएबल सॉर्टिंग रिपॉजिटरी भी इम्प्लीमेंट कर रही है, JPA रिपॉजिटरी भी। सॉरी, I am using implement term, so that does not mean implement, that extend actually, because these all three are interfaces। तो ये CRUD रिपॉजिटरी को दोनों ही इंटरफेसेस एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो CRUD फंक्शनैलिटी होती है दोनों में ऑटोमेटिकली आ जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। वन बाय वन हम इन 3 रिपॉजिटरीज को समझेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं, बेसिक्स। CRUD रिपॉजिटरी में मैंने बताया कि CRUD ऑपरेशन होते हैं, सेव होता है, फाइंड वन होता है, एक प्राइमरी की के आधार पर एक रिकॉर्ड निकालना होता है, फाइंड ऑल सारे रिकॉर्ड आप निकाल सकते हो। यहाँ पे केवल एक ही डिफरेंस है पेजिंग एंड सॉर्टिंग में। पेजिंग एंड सॉर्टिंग में वो पेजेबल नाम का एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसके बेसिस पे वो पेजिनेशन एक्टिविटी परफॉर्म करता है। काउंट कर सकते हो आप कितने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, डिलीट कर सकते हो, और कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी आप पता लगा सकते हो। वेरीफाई इफ एंटिटी एग्जिस्ट बेस्ड ऑन पास प्राइमरी की वैल्यू, तो वो प्राइमरी की के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि वो कर रही कि नहीं कर रही एग्जिस्ट उस टेबल में। पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपॉजिटरी क्या करता है, मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा मेथड है फाइंड ऑल, वो पेजिएबल ऑब्जेक्ट लेता है पेजिएबल क्लास का। पेजिएबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ पेजिएबल
इज इक्वल टू न्यू पेज रिक्वेस्ट। तो पेज रिक्वेस्ट बेसिकली 3 चीज़ें लेता है, पेज साइज लेता है, करंट पेज नंबर लेता है, शॉर्टिंग लेता है। तो सबसे पहले जीरो नंबर पेज से इंडेक्स शुरू होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप जाओ तो ये देखो, ये वैल्यू 0 है। 0 का मतलब है कि आपने पेजिनेशन चीज़ देखी होगी, कहीं भी कोडिंग करी होगी, तो पहले पेज पे कितने रिकॉर्ड आने चाहिए, तो ये पहला पेज है। 0 इंडेक्स मतलब पहला पेज, 5 रिकॉर्ड्स। टॉप 5 मान लो कोई 100 रिकॉर्ड है तो टॉप 5 रिकॉर्ड लेना है। नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड मतलब 6 to 11 नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड होगा। तो वो इस तरह से अगर 1 देंगे तो 6 to 11 आ जाएगा। तो और सॉर्टिंग किस प्रॉपर्टी पे लगानी है और किस टाइप की लगानी है, एक्सटेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो सब आप बता सकते हैं। तो और यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे मैंने क्यों नोट सेक्शन में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी नेम इम्प्लीमेंटेड इन द बीन मस्ट यूज जावा नेमिंग कन्वेंशन दैट इज camel casing is mandatory to maintain the column properties, and we should use column annotation to map with underscore column name। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि मान लो एक प्रॉब्लम आती है हमको अक्सर, हम यहाँ पे मान लो प्रॉपर्टी नेम में अगर अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जैसे हमने ले रखा था अभी बीन में, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम अगर हम यहाँ पास कर देंगे तो कंपाइल टाइम पे कि शॉर्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट ऑर्डर के अंदर जो ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम में केवल फर्स्ट लेगा। जैसे ही फर्स्ट अंडरस्कोर आएगा तो वो अंडरस्कोर से बाकी रेस्ट पीछे का अंडरस्कोर नेम छोड़ देगा, केवल फर्स्ट ही लेगा। और फर्स्ट के बेसिस पे फर्स्ट कोई कॉलम ही नहीं होगा टेबल में तो एक एरर दे देगा। तो उसके लिए लेटेस्ट स्प्रिंग बूट में ये सजेस्ट किया गया है कि इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन रूल ऑफ जावा कैमल केसिंग फॉर प्रॉपर्टीज इन बीन। तो बीन में जो है वो कैमल केसिंग हरदम फॉलो करिए, और उस बीन को टेबल से अगर मैप करना है तो @ कॉलम नाम का एनोटेशन होगा जिसको यूज करोगे। नेम इक्वल टू फर्स्ट अंडरस्कोर नेम दे दोगे और नीचे कैमल केसिंग में स्मॉल फर्स्ट लिखोगे, फिर एन कैपिटल NAME फर्स्ट नेम। तो उस तरह से आप यूज करते हो। जैसे प्रॉपर्टी नेम है तो प्रॉपर्टी अगर अंडरस्कोर नेम डेटाबेस में कॉलम है तो आप यहाँ प्रॉपर्टी बनाओगे जावा फाइल में प्रॉपर्टी नेम, और उसको कॉलम के अंदर डाल दोगे प्रॉपर्टी अंडरस्कोर नेम, तो वो अपने आप मैप कर लेगा स्प्रिंग बूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। JPA रिपोजिटरी में आप देख रहे हैं कि फाइंड ऑल, सॉरी एफ यहाँ मिस हो गया, फाइंड ऑल ये फंक्शन है। गेट द लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल एंटिटीज इन डेटाबेस, और एक फाइंड ऑल और है, तो गेट द लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल एंटिटीज एंड सॉर्ट देम यूजिंग प्रोवाइडेड कंडीशन। यहाँ पे पेजिएबल वाली थिंग ये कहना चाह रहा है कि पेजिएबल पास करोगे अभी, क्योंकि ये JPA रिपोजिटरी पेजिएबल को पेजिंग एंड शॉर्टिंग रिपोजिटरी को भी एक्सटेंड करता है, तो उसके भी गुण इसमें होंगे। तो फाइंड ऑल ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा। एक्स्ट्रा क्या होता है इसमें एक्स्ट्रा ये होता है कि आप फ्लश कर सकते हो और सेव एंड फ्लश कर सकते हो। ये 2 मेथड एक्स्ट्रा होते हैं, फ्लश एंड सेव एंड फ्लश। फ्लश क्या करता है? पेंडिंग टास्क टू डेटाबेस, इट फ्लशेज ऑल पेंडिंग टास्क टू डेटाबेस। और सेव क्या करता है? सेव एंड फ्लश क्या करता है? इमीडिएटली फ्लश कर देता है चेंजेस डेटाबेस में, कमिट कर देता है, कमिट ऑपरेशन परफॉर्म कर। delete in batch, delete an table of entities. Here we can pass multiple objects to delete them in a batch। तो बहुत सारी प्राइमरी की एक साथ डाल देंगे एरे लिस्ट में और इसको
पास करा देंगे तो वो डिलीट कर देगा अपने आप। मैंने बताया था कि ये जो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है इसमें सब में CRUD ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव, डिलीट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी सिक्योरिटी पर्पस से हमको सम ऑफ द यूजर्स में, जैसे किसी किसी एप्लीकेशन में रोल्स होते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र को ये यूज़र है और सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र को डिलीट करने के, एडिट करने के भी रोल होते हैं, बट यूज़र, नॉर्मल यूज़र को केवल देखने के रोल राइट्स होते हैं। तो वो जो है उस केस में या हम जो है इसको अवॉइड करते हैं और कस्टम रिपोजिटरी बनाते हैं। तो दो डाउन साइड्स हैं, एक जो पेजेबल, दैट ऑफ कोर्स नॉट यूनिक टू दिस लाइब्रेरी, but we do have to be careful not to expose these internal implementation details। तो पेजेबल भी कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं कि पेजेबल में क्या हो रहा है क्या नहीं। बाई एक्सटेंडिंग that is CRUD repository we expose a complete set of persistent method at once। मीन्स इसका क्या मतलब है, CRUD रिपोजिटरी में सारे मेथड जो अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि रिट्रीवल के अलावा अन्य क्रिएट, अपडेशन, डिलीशन भी आल्सो अवेलेबल है। तो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए उस यूज़र के लिए, तो उसके लिए हम एक सेव एंड डिलीट के अलावा कितने मेथड और बाकी मेथड उसमें डाल सकते हैं, उसके लिए हमें एक रीड ओनली रिपोजिटरी, हम एक कस्टम इंटरफेस बना लेते हैं और उसको एनोटेट कर लेते हैं नो रिपोजिटरी बीन से। तो चलिए आगे देखते हैं। कस्टम रीड ओनली रिपोजिटरी क्रिएशन टू अवॉइड डाउन साइड्स ऑफ OOTB रिपोजिटरीज प्रोवाइडेड इन स्प्रिंग डेटा। तो क्रिएट करने के लिए एक रीड ओनली रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिपोजिटरी इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं इन द सेम वे, जैसे क्या कौन सी एंटिटी है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे, वो कौन डेटा टाइप क्या है उसका प्राइमरी की का। तो आप नहीं भी दोगे तो तब भी वो ऑटोमेटिकली टी और वो इम्प्लिसिटली ले लेता है, जावा 8 का फीचर है ये। तो नो रिपोजिटरी बीन को मैंडेटरी है, आपको नो रिपोजिटरी बीन को एनोटेट करना है और रिपोजिटरी को एक्सटेंड करना है। फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे। उसके बाद जो है आपकी पर्टिकुलर रिपोजिटरी है उसमें जो इंटरफेस है, जैसे एम्प्लॉय रिपोजिटरी इंटरफेस है तो वो एक्सटेंड कर लेगा जो आपने ऊपर रिपोजिटरी इंटरफेस बनाया है, रीड ओनली रिपोजिटरी इंटरफेस बनाया है, उसको एक्सटेंड करा देंगे। तो केवल और केवल ये मेथड जो फाइंड बाय आईडी, एग्जिस्ट बाय आईडी, फाइंड ऑल, फाइंड मतलब रिट्रीवल वाले जितनी थिंग है वो अवेलेबल है, मॉडिफिकेशन और क्रिएशन वाली चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू। और रेफरेंस के लिए मैंने इस डॉक्यूमेंट को प्रिपरेशन के लिए रेफरेंस के लिए 3 URL यूज़ किए हैं। मतलब मैं इन सारे लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप भी देख सकते हैं इसको, और ज़्यादा एलेबरेट फॉर्म में इसको देख सकते हैं। मैंने संक्षिप्त में आपको स्प्रिंग डेटा OOTB रिपोजिटरी और कस्टम रिपोजिटरी बनाना यहाँ पे बताया है। धन्यवाद।